मेरे संबंधित प्रिय कैसे हैं। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड और फिर आप पर लॉकडाउन थर्ड का प्रभाव चल रहा है। खैर, घबराने की ज़रूरत है नहीं। ये एक विपदा है और इस विपदा में आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग के पास जो कुछ भी हमारे सामने वो चीज़ें दिख रही है उससे हमें बिल्कुल रूबरू होना है, उससे फाइट भी करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से वही माहौल आएगा, फिर से हम लोग उस तरह से अपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। और रही बात कि हमारे कंटिन्यू नहीं आने का के पीछे वजह साफ है कि लोगों का अटेंशन अभी थोड़ा बिखरा हुआ है। लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। कुछ बच्चों ने एनटीपीसी के एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या एनटीपीसी की तैयारी करें या फिर रहने दें, ये कुछ संभल पाएगा कि नहीं। देखिए, हम लोग का जो अपना काम है वो हम अपने काम को करते चलेंगे और बाकी जो कुछ भी होगा उसे हम फेस करेंगे। और फेस करने के लिए आप अपने आप को रेडी रखिए, क्योंकि देखिए है क्या कि आपका खुद का बॉडी है और जिस किसी भी रोग के बारे में हम लोग सोचते हैं वो रोग इतना प्रभावी नहीं है कि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसके खिलाफ एंटीबॉडी को तैयार ना कर पाए। खैर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हार्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये वायरस का प्रभाव कैसे हो रहा है, इसमें हमारे डीएनए का कोडिंग डिकोडिंग का क्या सिस्टम है, आरएनए का क्या है, हमारे पर्टिकुलर बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या कैसे कंसेप्ट चलता है। खैर, वो तो बायो सेक्शन की बात है। कुछ बच्चे लगातार हमसे बात कर रहे थे कि सर थोड़ा सा संविधान की एक झलक होनी चाहिए। बहुत दिनों से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग का काम चल रहा था, तो हमें लगा था कि चलो ऐतिहासिक दृष्टिकोण ही सही, लेकिन अब हमें लगता है कि थोड़ा हम लोग संवैधानिक तरीके से बात करें। वैसे साइंस का भी सेक्शन आना जरूरी है और वो आपके बीच जाएगा भी, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कंसेप्ट है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए, क्योंकि आज हमें बोर्ड पर कुछ लिखा नहीं है, सीधा सीधी हम लोग आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्राप्त कब हुआ, जब आपके देश की आज़ादी हुई। देश की आज़ादी का मतलब है कि 31 दिसंबर 1600 में एंट्री हुई अंग्रेजों की, और पर्टिकुलर रूप से अंग्रेज ही यहाँ पर आकर के एस्टैब्लिश हुए। जब ये एस्टैब्लिश हुए तो इसके खिलाफ हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। पहले तो हम लोग ये समझ नहीं पाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोगों में सॉलिडिटी काफ़ी अधिक था। जो लोग हमारे भारत में आ रहे थे उसके बारे में हम लोग का कंसेप्ट ये था कि वो हमारे देश में आने वाले हमारे अतिथि हैं। और आपको पता ही है कि इनक्रेडिबल इंडिया का हम लोग के यहाँ शुरू से बहुत अच्छा प्रभाव चलते आ रहा है। तो अंग्रेजों के बारे में भी हम लोग का एक कन्फ्यूज़न था कि ये आए हैं व्यापार करने, लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। चूँकि अन्य देशों पर इसका जो आधिपत्य था वो जो तरीका, जिस तरीके को उसने अपनाया था, वो तरीका तो आप लोग से जग जाहिर है। तो 31 दिसंबर 1600 की इसकी एंट्री, और जाकर के 1947 तक इसका सफर चला, 1947 तक इसका सफर चला। तो यहाँ पर जानने वाली ये बात है कि 31 दिसंबर 1600 से 1947 तक हमने स्ट्रगल नहीं किया, बल्कि 31 दिसंबर 1600 में जिस अंग्रेजों की एंट्री हुई उसने सबसे पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल किया। उसने हमारे देश में अपने आप को स्थापित किया, और स्थापित तभी कर पाया जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो। डच भी आए, पुर्तगाली आए, उनके सबसे बड़े राइवल फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, लेकिन इन सभी में जो स्टेबिलिटी का तजुर्बा था वो अंग्रेजों के पास बहुत बेहतर था। तो जाहिर सी बात है कि जिनके पास लंबा एक्सपीरियंस होगा, जिनकी कार्य पद्धति काफ़ी एफिशिएंट होगी, वही यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे। तो कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1600 1947 के सफर को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि इसके खिलाफ हम लोग का मुहिम चला। 1885 में हमने कांग्रेस की स्थापना की और मंच के माध्यम से हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ये सफर 1885 से 1905 तक का हम लोग ले सकते हैं। 1905 तक का ये कह सकते हैं कि इस क्रम में हम लोग का जो प्रक्रिया था वो कंप्लीट लिबरलाइजेशन का दौर था। हम लोग लिबरल थे, हम लोग के अंदर ये बात नहीं थी कि हम लोग इमीडिएट कुछ फाइट करना चाह रहे थे।
लेकिन थोड़ा ट्रांजिटिव फेज 1905 से 1919 तक के सफर में आया। मतलब कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन से लेकर 1919 यानी रोलेट तक जो काम चला था उसमें हम लोग थोड़े ट्रांजिशन फेज में आए, क्योंकि यहाँ से हम लोग को एक बेस मिल चुका था, आधार मिल चुका था कि आखिरकार अंग्रेजों को हटाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। अब आते हैं 1919 और 1919 से लेकर 1947 तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1940 के करीब ये एश्योर हो चुके थे कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना होगा, और 42 में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को इंट्रोड्यूस भी कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इनके जाने का जो रास्ता हमने कालखंडों में विभाजित किया। पहला 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। जो सबसे गोल्डन पीरियड हम लोग का रहा 1919 से 1947, इस फेज में गांधी, खासकर गांधी जी का जो कहा जाता है कि हम लोग दो तरह से माहौल में रेडी थे। एक हम लोग का माहौल था जब हम लोग डिफेंस कर रहे थे, फिर हम लोग का माहौल आया ऑफेंस करना। और याद रखिएगा कि किसी भी गेम का सबसे लास्ट मोमेंट जो होता है उसमें डिफेंस लोग नहीं खेलते हैं, उसमें ऑफेंसिव होना पड़ता है। तो हम लोग ऑफेंसिव हो चुके थे 1919 से 1947 के बीच में। खासकर गांधी जी का प्रभाव काफ़ी बेहतर रहा और ये गांधीयन एज में जबरदस्त कार्य पद्धति को देखा गया। 1915 से उनके आगमन से लेकर 1947 देश की आज़ादी तक उनका जो महत्वपूर्ण योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, उन चीज़ों को हम भुला नहीं सकते हैं। 17 का चंपारण सत्याग्रह और 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1920 का असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसके बाद ये क्रम जारी रहा। इस क्रम में गांधी जी के 11 सूत्री कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नहीं मानने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उसी के दौरान फिर उसका एक कॉम्प्रोमाइज सेक्शन हम लोग देख सकते हैं 1931 का गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता उनकी चाल जो सांप्रदायिक पंचायत के रूप में हम लोग तक पहुंची 1932 का, रामजी मैकडॉनल्ड ने जो इंट्रोड्यूस किया था, उसको खत्म करने के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट। और इस तरह से टाइम टू टाइम जो लीनियर सीक्वेंस में हम लोग के देश की आज़ादी का सबब चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हम लोग को देखने को मिले। जैसा कि 1922 के कंसेप्ट में हम लोग देख सकते हैं, 1922 में जब CR दास ने यहाँ की अध्यक्षता गया की थी, उसके बाद तुरंत उन्होंने इसके बाद ही एक स्वराज पार्टी का गठन किया, जो कहीं ना कहीं दोनों का सेम टारगेट था। लेकिन उस टारगेट में आज़ादी तो आ रही थी, लेकिन बीच का जो उसका कंपोजिशन था, जो कार्य करने की पद्धति थी, वो अलग थी। तो कहने का मतलब है, उसी तरह 1934 में समाजवादी दल जो इससे अलग तरकीब से काम कर रही थी और हर लोग अपने अपने तरीके से एफर्ट लगा रहे थे। फाइनली हम लोग चाह रहे थे देश की आज़ादी। तो यही आज़ादी का सबब चला। अब जब देश आज़ाद हुआ तो बेसिकली हम आज़ाद देश क्यों चाह रहे थे? क्या ऐसा वजह था जो हम चाहते थे कि हम अपने पूरे फ्री इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करें, स्थापित करें? क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि हम अपने देश का कानून खुद बनाना चाह रहे थे, खुद पे लागू करना चाह रहे थे, और हमारे द्वारा बनाए गए चीज़ों का जो हम पे लागू हो रहा है उसमें इलास्टिसिटी भी इतनी डालनी थी कि अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो उसका अमेंडमेंट्स भी किया जा सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास की कड़ी जहाँ पे समाप्त होती है, वहीं से भारतीय संविधान की कड़ी शुरू हो जाती है। चलिए उसी कड़ी की बात करते हैं। अब आप हमसे सवाल पूछिएगा, अच्छा सर ठीक है, एक चीज़ बताइए कि चलिए ये तो सरकमफ्रेंस सिचुएशन बन रहा है। देखिए, पढ़ने का तरकीब आप लोग को थोड़ा डेवलप तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार अभी तो लॉकडाउन के सेशन में हम लगातार चीज़ों को देख पा रहे हैं। जिन लोगों को देखते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर के ये याद कर लो, ये याद कर लो, वो पूछता है। वैसे जीएस का कंसेप्ट नहीं है। जीएस का कंसेप्ट है कि आपको अपने इंट्यूशन को उस जीएस के जो मेन थीम है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके कनेक्टिविटी में जो रेज आएंगे, जो उधर से पॉसिबिलिटीज आएगा, उसको पूरे आपको अचीव करके तब उसका एक बड़ा एक्सपोजर बन सकता है। तो फाइनली आपको क्या करना है कि थोड़ा टेक्निकल टाइप से पढ़ना पड़ेगा। हम लगातार इन बातों को बोल रहे हैं कि अब वो समान अध्ययन की जानकारी वो नहीं है कि कुछ आकर के टॉपिक पर आप बात करें। आप चूंकि जो चीज़ें लिखी गई है वो आप उस पर
बहुत बेहतर पकड़ बना सकते हैं, खुद पढ़ के उसको एक पिरामिड तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस पिरामिड को बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले अपने इंटरेस्ट जोन को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिएगा बात को कि देश की आज़ादी, जब देश की आज़ादी हुई तो इसके बाद हम एक नई कड़ी को जोड़ना चाह रहे थे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात था कि आखिरकार ये जब देश आज़ाद होगा तो अब तक तो हम लोग सारे का नियम एवं कायदे, जितने रूल और रेगुलेशन था, वो तो सारे हम लोग अंग्रेज का एक्सेप्ट कर रहे थे। ये बात भी सच है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का उसने इंट्रोड्यूस किया था, हमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बाद में हमारा संविधान तैयार हुआ तो 1935 के 75% टेक पार्ट को हमने अपने में आत्मसात कर लिया, और 25% पार्ट जो है, जैसे इमरजेंसी का केसेस जर्मनी के बीमर सिद्धांत से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, संघीय व्यवस्था कनाडा से, फेडरल सिस्टम कनाडा से, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट है अमेरिका से, फंडामेंटल राइट अमेरिका से, ड्यूटीज यूएसएसआर से, डीपीएस आयरलैंड से। और इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो आदर्श थे, जो आइडल सेक्शन थे, उन सारे आइडल को लेकर 1935 के साथ कंपाइल किया और एक संपूर्ण संविधान की रूपरेखा को हम लोगों ने देखा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, आप सबसे पहले मैन्युफैक्चर कीजिएगा। मैन्युफैक्चर का मतलब आप चीज को बनाइएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें देश के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देश के संविधान का निर्माण करेंगे, और निर्माण में पार्टिसिपेशन किसका होगा, हम जनता, हम लोग उसको तैयार करेंगे। क्योंकि जो नियम हम बना रहे हैं वो हमारे लिए है, और जो हमारे लिए है तो पक्का है उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो पक्का है कि इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें प्रोसेस की आवश्यकता होगी, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कहते हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग का जो पहला ग्लिम्स, झलक हम लोग को दिखना शुरू हो गया था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में हम लोगों ने देख लिया था। 1942 के तब तक क्विट इंडिया मूवमेंट का सिस्टम आ चुका था। 1945 में हम लोग के पास देखने को मिल गया, और 1942 में क्रिस प्रस्ताव को भी हम लोग देखे। 1945 में हम लोग बेबल प्लान को देखे, शिमला सम्मेलन को देखे। 1946 में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान को देखा, जो कैबिनेट मिशन प्लान पूरी तरह से इस बात को लेकर आया था कि भारत में एक संविधान की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि देश की आज़ादी हुई, ठीक है, यहाँ से अंग्रेज चले गए, लेकिन आप बिना रूल रेगुलेशन का अगर इंडिया को छोड़ जाते हैं तो अराजकता की स्थिति होगी। हर लोग अपने तरीके से जीना चाहेंगे, हर लोग अपने नियम और कानून बनाएंगे, कुछ जो पुराने पद्धति है उसको लागू करना चाहेंगे, कुछ उसमें नयापन चाहेंगे। तो अगर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पर अगर संविधान जाता तो पक्का था कि हमारे देश में तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होना था। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सहायता आखिरकार अंग्रेजों की लेनी पड़ी। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए आया था, जिसके नेतृत्वकर्ता पैथिक लॉरेंस थे, इसलिए आया था कि देश में एक संविधान का निर्माण हो जाए। तो इसका मतलब जो हम लोग का सबसे पहला सेक्शन है मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले हमको संविधान को बनाना है। दूसरा है कि उसका प्रोसेसिंग की प्रक्रियाएं क्या होगी, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा। इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगा, 3 तरह के सदस्यों का चयन करेगी। 3 तरह के सदस्य क्या करेंगे, पहले प्रोसेस लाएंगे और उन चीजों के कुछ अध्यक्ष का चयन करेंगे। वो सारे मिलकर क्या करेंगे कि वो सारे मिलकर के एक अपना व्यूज देंगे। उस व्यूज को क्या करेगा, किसी संवैधानिक सलाहकार के पास भेजा जाएगा, परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेजा जाएगा, और जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं उनसे अप्रूवल ली जाएगी। क्योंकि आपके देश का संविधान बन रहा है, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेस के बाद आपके पास मूल संविधान कितना आता है, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। बस यही बात है ना, इसी बात पर हम लोग बात कर रहे हैं। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल, और 395 और 22 के बाद अगर 8 पर हम लोग बात करना शुरू करें तो 395 ये हमारा मूल संविधान है, और जो कुछ भी इसमें इजाफा हुआ है, जो कुछ भी सरप्लस हुआ है, वो 460 से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। 8 बढ़ करके 12 हो गया, और इसी के खंड में जुड़ा हुआ अध्याय में भी होना शुरू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मूल संविधान का एक प्रारूप तो तैयार हो चुका था। अब देखिए संविधान में आपको पढ़ना क्या है कि भाई क्या हम लोग क्या कर सकते हैं
क्या आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़े क्या? 1 2 3 4 5, बहुत लेंदी, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। हर एक आर्टिकल का आपको व्यूज जानना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा। क्यों रटेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस करना क्या है, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें एक सहारा लेना पड़ेगा, एक हेल्प लेना पड़ेगा। क्या हेल्प, वो समझिएगा। हम उस पूरे संविधान को 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा दैट इज द विधायिका, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द लेजिस्लेशन। ध्यान दीजिएगा, क्या है? लेजिस्लेशन, विधायिका। दूसरा हमारे पास आता है टॉपिक दैट इज द कार्यपालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो सबसे लास्ट में हम लोग के पास आता है दैट इज द न्यायपालिका। बस ये 3 हम लोग के पास पिलर, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द जुडिशरी। अब एक चीज सोचिएगा कि विधायिका दैट इज द लेजिस्लेशन, कार्यपालिका एग्जीक्यूशन, और न्यायपालिका क्या है? जुडिशरी। आप पूछिएगा सर ये 3 पिलर करेगा क्या? कैसे हमारे पूरे संविधान का दर्शन कराएगा? पूरी जो फिलॉसफी होगी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अप्रोच हम लोग कैसे करेंगे? तो सोचिएगा कि विधायिका हमारे देश के लिए कानून बनाएगी, कानून का निर्माण करेगी, जो लॉ एंड ऑर्डर होगा उसको असेंबल करेगी, बनाएगी। जब विधायिका बनेगा तो इसको कोई ना कोई रेगुलेट कराएगा, वो हमारे लिए कार्यपालिका होगा। और बोलता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल वे पर जितने कार्यों की पद्धति को प्रोसेसिंग किया जा रहा है, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता है तो उस पर फाइनली जो काम करेगी कौन? न्यायपालिका। उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द जुडिशरी। यानी न्यायपालिका हमारे गार्जियन की तरह है, जो इसको संरक्षित करेगी, संरक्षण देगी, और जब कभी इसमें कुछ उतार चढ़ाव होंगे तो उसे क्लियरिफाई करने के लिए हमारे पास न्यायपालिका का सेक्शन आएगा, जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं। अब सोचिएगा कि विधायिका कानून बनाया, कार्यपालिका उसको रेगुलेट किया, और न्यायपालिका उस पर जुडिशरी सेक्शन पर काम करने का एक प्रोसेसिंग होगा, जो उसको संरक्षण देगी, उसका गार्जियन की तरह काम करेगी। तो ये 3 बातें हमारे पास सामने आती है। अब पूछिएगा सर विधायिका में क्या कंसेप्ट है, कैसे इसको देखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग सेंट्रल पर बात करेंगे। तो सेंट्रल में आपके पास कौन है? लोकसभा, फिर कौन है? राज्यसभा, फिर कौन है? प्रेसिडेंट। तो इन तीनों को जोड़ के तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना। और आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा के बीच में इंटरैक्टिव जोन है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के बीच में इंटरैक्टिव जोन है, और ये तीनों को बांध के पढ़ेंगे तो हमारा काम तो हो ही जाएगा, आराम से हम लोग कर लेंगे। और चूंकि यही प्रेसिडेंट को हम लोग कार्यपालिका के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यही बात अगर हम लोग स्टेट में आते हैं तो स्टेट में हम लोग किसको करेंगे? विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद का कंसेप्ट होगा उसको लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग राज्य के प्रमुख के तौर पर राज्यपाल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को हम लोग आराम से एक प्रोसेसिंग के तौर पर देख सकते हैं। रही बात न्यायपालिका का, तो आपको पता है कि सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है कि ये भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है, और इन सभी रहे सहे कसर को, जो टोटल चीज हम लोग के पास है, वो हम लोगों ने अनुसूची 11 में उन चीजों का व्याख्या कर लिया है। उस पर हम लोग बात कर लेंगे कि भाई पंचायत का क्या व्यवस्था है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूनिट लेवल पर जो काम है उसका क्या प्रोसेसिंग है। तो मेरे ख्याल से आप सभी जो संविधान को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करें, उनके पास अपना एक अप्रोच है, उस अप्रोच पर चलें, उनका काम पक्का हो जाएगा। सबसे पहले जो हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं, संविधान को मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर के बाद प्रोसेसिंग करना है, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो प्रोसेसिंग के बाद हम खंड बनाएंगे, जिसका नाम होगा लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी। इन तीनों को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इन तीनों को कोऑर्डिनेट करेंगे तो स्टेट लेवल पर हम लोग आएंगे, स्टेट पर भी इसी 3 का हम लोग सहारा लेंगे, इसी बैकबोन पर काम करेंगे, और ये हम लोग का कोऑर्डिनेट होगा, और लास्ट में हम लोग पंचायत को जोड़ लेंगे। जब ये सारे चीज जुड़ जाएंगे तब जाकर के हम लोग को कुछ करना नहीं है, बल्कि हम लोग को आना है कि भाग 1 में बोलता है भारत राज्यों का संघ है, उस पर बात करेंगे। 2 में हमारे यहाँ सिटीजनशिप पर बात की गई है, उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग के 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 में बात की गई डीपीएस का। ये दोनों के बीच में ये अंतर तत्व को भी समझना जरूरी हो जाएगा।
क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे तो इधर आप नहीं पढ़ेंगे तो इधर आपको समझ में नहीं आएगा। और बाद में जो हमारे मूल संविधान में नहीं था 4 का ए जो जुड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज, उसकी बात करेंगे और ये सारे को कोऑर्डिनेट कर लेंगे और ये पहले से कोऑर्डिनेट रहेगा, संविधान बन जाए। उसके लिए कुछ अलग से आपको प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग से कुछ जो प्रोसेस करना चाहते हैं उसके लिए कोई आवश्यक बात नहीं है। तो संविधान को आपको पढ़ने का हमने आपको तरीका बताया, बस इस तरीके को आप बस एक्सेप्ट करें। और मैं चाहता हूं कि एक बस आपसे संवैधानिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये छोटा वीडियो है, बस हम चाहते हैं कि बस वो एक आपके सामने परफेक्ट आईना तैयार हो जाए और उस दर्पण के सहारे आप अपने आप को क्या करें, उसे इंटरकनेक्ट कर पाएं और आपकी कनेक्टिविटी आपको संविधान बहुत अच्छे तरीके से सिखा दी। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा ग्लिम्स हमने दिया और मैन्युफैक्चरिंग पर बात करेंगे तो सबको पार्ट बाय पार्ट कर दें, तोड़ के पढ़ेंगे तो काम हम लोग का हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।